दुनिया में कितने YouTube चैनल्स हर दिन खुलते हैं और कितने चैनल्स बंद हो जाते हैं और ये चीज भाई काफी नॉर्मल है। लेकिन YouTube पर कई सारे चैनल्स ऐसे भी थे जिसका बंद होने का रीजन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसके पीछे कुछ डिस्टर्बिंग और कुछ ऐसे रीजंस थे जो कि चीजों को बहुत ज्यादा शॉकिंग बना देते हैं। और आज हम कुछ ऐसे ही चैनल्स को देखने वाले हैं, जिसमें से पहले चैनल का नाम है ट्रैवल विद जो। इस चैनल की ओनर का नाम था ज्योति मल्होत्रा और ये हिसार हरियाणा के एक बहुत ज्यादा फेमस ट्रैवल यूट्यूबर थे। और ऐसा मत समझना कि भाई इसका छोटा मोटा चैनल था। इसके चैनल पर भाई 4.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। ज्योति अपने चैनल पर ट्रैवल व्लॉग्स बनाती थी जिसमें वो पाकिस्तान ट्रिप्स भी करती थी। वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, रिलीजियस प्लेसेस सब कुछ एक्सपीरियंस कर रखा था उसने सारी चीजों को अपने चैनल पर कवर भी किया था। लेकिन मई 2025 में इसको हिसार में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एलिगेशंस थे कि इसने पाकिस्तान के कई सारे कॉन्टेक्ट्स को, इंडिया की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पता लगा कि उसका पाकिस्तान के हाई कमीशन के साथ कनेक्शन था, जहाँ पर 2023 में वो पाकिस्तान के वीजा के लिए दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन में गई थी, जहाँ पर वो इंसान से मिलती जिसका नाम था एहसान उर रहीम अलियास दानिश। ये जो दानिश है ये पाकिस्तान के हाई कमीशन का ऑफिशियल था। बाद में जो दानिश था इसको इंडिया ने निकाल दिया क्योंकि इसके ऊपर कई सारी स्पाइंग के एलिगेशंस थे। ये चोरी छुपे यहाँ पर स्पाई कर रहा था इंडिया के सिचुएशंस के ऊपर। पुलिस के पास ऑलरेडी कुछ क्लूज थे जो कि ज्योति के वीडियोस ही थे। यहाँ तक कि उसने पाकिस्तान के हाई कमीशन के इफ्तार डिनर की वीडियोस भी पोस्ट की थी, जिसमें दानिश उसे ऑफिशियल से इंट्रोड्यूस करवाता हुआ दिख रहा था। और उसने उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया था कि वो ट्रैवल विद जो नाम से एक चैनल चलाती है। हाँ जी, नमस्कार। ज्योति इनका ट्रैवल विद जो के नाम से है सर, और मोर देन 100 के सब्सक्राइबर हैं। पुलिस का ये क्लेम था कि वो सिर्फ ट्रैवल व्लॉगर नहीं थी, बल्कि वो एलिजेडली व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू पाकिस्तान लिंक्ड ऑपरेटिव्स के कांटेक्ट में थी। जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे, दे वर आल्सो इन टच विद द PIOs। जो पुलिस की साइड थी उसका तो ये भी कहना था कि इसने कई सारी सेंसिटिव जगहों की फोटोज और वीडियोस को भी शेयर किया। पुलिस ने ज्योति को रंगे हाथों नहीं पकड़ा था, बल्कि उनको धीरे धीरे पता लगा जब उन्होंने एक नेटवर्क इन्वेस्टिगेशन की थी। पहले दानिश पर एक्शन हुआ, फिर पुलिस ने उसके इंडियन कॉन्टेक्ट्स, ट्रैवल लिंक्स, वीजा रिकॉर्ड्स और चैट्स चेक की और इसी चेकिंग के दौरान ज्योति का नाम सामने आया। उसके बाद पुलिस ने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली, वो कितनी बार पाकिस्तान गई और क्यों गई ये सब निकाला। जो फोटोज थे उनका डाटा ट्रेस किया, सोशल मीडिया अकाउंट ट्रैक किए, लैपटॉप, बैंक ट्रांजेक्शंस और डिलीटेड चैट्स, इतनी सारी चीजें देखी और उसके डिवाइसेस फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भी भेजे गए थे। मतलब इतना सब कुछ वो इतने सालों से वो एक यूट्यूबर के नकाब पहन के कर रही थी। मतलब एक बार सोच के देखो तो प्रोसिक्यूशन का क्लेम था कि ज्योति ने पंडो डैम, मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन, CRPF सेंटर और कुछ दूसरे लोकेशंस के विजुअल्स पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट्स को ट्रांसमिट किए थे। और इसी वजह से जून 2025 में हिसार कोर्ट ने उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पुलिस ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन बहुत क्रूशियल स्टेज पर है। और फिर बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी उनकी बेल को डिनाई कर दिया। पर अभी भी कोर्ट ने फाइनल गिल्ट को डिसाइड नहीं किया। अभी के टाइम पर उसके चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ। वो 1 साल से बिल्कुल इनएक्टिव है और शायद वो कभी इस चैनल पर एक्टिव दिखाई भी ना दे और शायद कभी वो सोशल मीडिया पे भी दिखाई ना दे, क्योंकि जो केस है भाई ये हद से ज्यादा सीरियस है। पर अगले चैनल के बंद होने का रीजन तुम्हें इतना ज्यादा शॉक कर देगा और तुम्हें प्रूव कर देगा कि आखिर तुम्हें इंटरनेट पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। नॉमेडिक स्टैटिक ये एक वैन लाइफ यूट्यूब चैनल था जिसे गैबी पटीटो और उसके हस्बैंड ब्रायन लॉन्डी ने बनाया था। दोनों का यही प्लान था कि वो US के अक्रॉस ट्रैवल करेंगे और जो भी उनकी जर्नी होगी वो उसे व्लॉग करेंगे। Gabby Petito never goes outside. बाहर से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्या कपल है, भाई ये कितना बढ़िया ट्रैवल कर रहे हैं, खुद की वैन है, खुद की एडवेंचर लाइफ है, इतना ज्यादा फ्रीडम है, सब कुछ परफेक्ट तो है। लेकिन जो रियलिटी थी वो इतनी परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी। गैबी और ब्रायन के बीच में हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे, लेकिन कभी कभी लड़ाई इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती थी कि वो एक दूसरे को फिजिकल बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। मतलब दोनों के बीच में बहुत मारा पीटी होती थी। स्टिल उन दोनों ने अपनी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप को तो कंटिन्यू रखा। उन दोनों ने ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा किया था। जो गैबी थी उसने टैको बेल में काम करके पैसे सेव किए थे और जो ब्रायन था उसने भी कई सारे काम करके पैसे सेव किए थे। दिसंबर 2020 में उन्होंने 2012 का एक फोर्ड वैन का मॉडल लिया था, जिसको उन्होंने बाद में कैंपर में कन्वर्ट कर दिया। और फिर 2 जुलाई 2021 को दोनों ने अपने 4 मंथ की रोड ट्रिप को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो डिफरेंट जगहों पर जा रहे थे, बढ़िया अपने वीडियो शूट कर रहे थे, उसको बढ़िया एडिट कर रहे थे, दोनों की लाइफस्टाइल भी बहुत बढ़िया लगती थी लोगों को। लेकिन 2 महीने भी नहीं हुए थे और इतने में वैन लाइफ का प्रेशर और उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गई थी। अगस्त 21 के अंदर किसी ने पुलिस को कॉल किया और ये बताया कि एक कपल है जो कि रोड के ऊपर लड़ाई कर रहा है। जब पुलिस ने वैन को रोका तो उसमें पता लगा कि गैबी पैसेंजर सीट के ऊपर बैठी हुई थी और वहां पर वो बैठकर रो रही थी। Gabby, Brian, okay. What's going on? How come you're crying? गैबी ने वहां पर बताया कि उसका झगड़ा हुआ था और उसने ये भी बताया कि पहले झगड़ा उसने शुरू किया था। Yeah, I don't know. It's just some days I have really bad OCD and
और उनके बीच में हाथापाई हुई थी। पुलिस ने स्क्रैचेस भी नोटिस किए ब्रायन की बॉडी के ऊपर और पुलिस ने इस टाइम पर उन्हें अरेस्ट भी नहीं किया क्योंकि इन दोनों का आपसी मामला है, तो उनको छोड़ दिया ऐसे। लेकिन सिचुएशन फिर और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गई क्योंकि अगस्त 27 को गैबी की मॉम को एक मैसेज आता है जिसमें स्टैन का मेंशन था। जो स्टैन थे वो गैबी के दादा थे, लेकिन इस टेक्स्ट के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा वियर्ड थी और वो ये था कि जो गैबी है वो कभी भी उसके दादा को अपने फर्स्ट नाम से नहीं बुलाती थी, मतलब ऐसे डायरेक्टली उनका कभी नाम नहीं बोलती थी। फिर कुछ दिन बाद एक और टेक्स्ट आता है, नो सर्विस इन योसेमिते है। ये मैसेजेस गैबी जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, इसलिए उस टाइम पर उनकी फैमिली को भी टेंशन होने लग गई थी। और इसी टाइम के अराउंड ब्रायन अपने घर वालों के पास वापस से आया फ्लोरिडा में, लेकिन इस बार उसके साथ गैबी नहीं थी। और जब हफ्तों तक गैबी से कांटेक्ट नहीं हुआ तो उसकी मदर ने सितंबर 11, 2021 को गैबी को मिसिंग रिपोर्ट कर दिया और ये केस नेशनल न्यूज बन गया उस टाइम पर। Earlier today, human remains were discovered, consistent with the description of Gabrielle "Gabby" Petito. और उस टाइम पर जितना भी डाउट था वो सारा के सारा ब्रायन के ऊपर चला गया क्योंकि उस टाइम पर उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, तो इसलिए ऐसा होना ही था। लेकिन जब तक ब्रायन से कुछ पुलिस सवाल पूछ पाती उससे पहले ही ब्रायन खुद गायब हो गया। उसके बाद गैबी की डेड व्योमिंग के कैंप साइट के पास मिली, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तब पता लगा कि वो 3-4 हफ्ते पहले ही पास अवे हो चुकी है। और अगर हम इस टाइमलाइन को देखें देन हमें पता लगता है कि ब्रायन ने गैबी के फोन से मैसेज भेजे थे ताकि ये लगे कि गैबी अभी भी जिंदा है और वो उसके साथ ही है, और इसी वजह से सारा शक ब्रायन पे चला गया। लेकिन उसे पुलिस कोर्ट तक नहीं ले जा सकी। अराउंड 1 मंथ के बाद ब्रायन की भी फ्लोरिडा के एक नेचुरल रिजर्व में मिली और ये नॉमेडिक स्टैटिक चैनल का एक बहुत बुरा एंड था क्योंकि एक नॉर्मल ट्रैवल चैनल तो बिल्कुल भी नहीं था और अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बंद होने का रीजन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है जो आज भी लोगों को बहुत ज्यादा शॉक कर देता है। यहाँ तक कि इनके चैनल पर एक आखिरी वीडियो पड़ा हुआ है जिसके ऊपर 12 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है और आज भी लोग उनकी वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं और उन्हें लव और रेस्पेक्ट दिखाते हैं। लेकिन ऐसा डिस्टर्बिंग कुछ निकोलस साउंडेगर के साथ भी हुआ था। निकोलस साउंडेगर एक 28 साल का यूट्यूबर था जिसे 2 चीजें बहुत पसंद थी, एक था लॉन्ग बोर्डिंग और दूसरा था डांसिंग। उसने अपने चैनल सनस्पीक पर अराउंड 80 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड किए थे जहां पर वो मोस्टली लॉन्ग बोर्डिंग और डांसिंग करता था। लेकिन जो उसका असली ड्रीम था वो था एक प्रोफेशनल डांसर बनना। 2017 तक निकोलस सैन डिएगो में अपने फ्रेंड ऑस्टिन के साथ रह रहा था ताकि वो अपने डांसिंग ड्रीम को परस्यू कर सके। बट इन दोनों के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि दोनों फाइनेंशियली बिल्कुल खत्म थे। ये कैलिफोर्निया में अपना रेंट अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि सेल्टन सी के जो एरिया था वहां पर वो टेंट से ट्रेलर्स के अंदर रह लेंगे। लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक चीज बता दूं कि जो सेल्टन सी एरिया है ये बहुत ज्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस था पहले, जो कि डेजर्ट के बीच में था। लेकिन टाइम के साथ वहां पर पानी और आसपास की जो जगह थी वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई थी और वो जगह ऑलमोस्ट घोस्ट टाउन बन गया। अब इस वजह से यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा सस्ता था, तो ऑस्टिन और निक ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें होती है जो कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। 9 सितंबर 2018 रात की अराउंड 2 बज रहे थे। उस टाइम पर निक और ऑस्टिन अपने टेंट के अंदर सो रहे होते हैं। तब उनके आसपास एक पेड़ था या फिर पास में एक जंगल था, वहां से उन्हें बहुत तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इस चीज को सुनकर दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे और इसलिए ऑस्टिन और निक ने दोनों ने डिसाइड किया कि इस चीज को इग्नोर करते हैं और सो जाते हैं वापस से। लेकिन ऑस्टिन के सो जाने के बाद निक को क्या पता क्या हुआ, वो अजीब से रीजन के कारण उस आवाज को इन्वेस्टिगेट करने चला गया। लेकिन अगली सुबह जब ऑस्टिन उठा तो उसने देखा कि निक मिसिंग था। ऑस्टिन ने उसे आसपास एरिया में भी ढूंढा और टेंट से सिर्फ 1 ब्लॉक की दूरी पर उसे निक का एक फ्लैशलाइट मिलता है जो ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ था और उसके बाद उसने सीधा पुलिस को रिपोर्ट किया। लेकिन जब पुलिस ने सर्च करना स्टार्ट किया तो निक वहां पर नहीं मिला। उसको वहां पर निक का एक बूट मिला और उसके पैंट्स मिले और यहाँ तक कि एक नाइफ स्लीव मिला। अब यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग भी थी, जैसे उसका दूसरा बूट मिसिंग था, उसका वॉलेट मिसिंग था और यहाँ तक कि उसकी चाबियां भी मिसिंग थी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज निक खुद मिसिंग था। Across from where Austin had found the flashlight, the investigators had found one of his boots, Yes. his pants, Yep. his knife sleeve, and they found one other thing. But his keys and wallet are missing. Yeah, they're gone. उस टाइम पर केस और भी ज्यादा बिजार तब हो गया जब बाद में ऑस्टिन सेम एरिया में वापस से गया जहाँ पर ऑलरेडी सर्च हो चुकी थी। लेकिन इस बार उसने निक का शर्ट देखा और उसकी टोपी देखी वहाँ पर, जो पहले वहाँ पर नहीं थी। इससे ये पता लगता है कि किसी ने उस चीजों को वहाँ पर बाद में रखा होगा, लेकिन किसने रखा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। जो निक की फैमिली थी उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक वेबसाइट बनाई और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए वो $10,000 रिवॉर्ड भी अनाउंस किया उन्होंने। बट अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ है, ये एक मिस्ट्री है और इसी वजह से ये चैनल अभी तक बंद पड़ा हुआ है। एडवांस गेमिंग का रियल नेम था मुजाहिद मिलियाद। वो बांग्लादेश का काफी पॉपुलर गेमिंग कंटेंट क्रिएटर था। वो सिर्फ 22 साल का ही था और उसके यूट्यूब चैनल पर रफली 7.5 लाख से लेकर 8 लाख सब्सक्राइबर्स थे। एक्चुअली में हुआ क्या था, अप्रैल 2026 में मतलब रिसेंटली मुजाहिद अपनी वाइफ के साथ मलेशिया गया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों कुआलालंपुर इंटरनेशनल स्पोर्ट से सिटी की तरफ जा रहे थे। तब माजू एक्सप्रेसवे पर उनका एक ई हेलिंग व्हीकल को एक कार ने हिट कर दिया। पुलिस के अकॉर्डिंग जो ड्राइवर था जिसने उनको हिट किया था वो एलिजेडली बहुत ज्यादा पिया हुआ था और जो ड्राइवर था वो 31 साल का मलेशियन मिलिट्री पर्सन था और जब उसका ब्रीथ टेस्ट हुआ तो पता लगा कि उसने लिमिट से ज्यादा पी रखी थी। इस एक्सीडेंट में मुजाहिद मिलियाद एडवांस गेमिंग की
गई और उसकी वाइफ इंजर्ड हो गई। इसमें रिपोर्ट्स के हिसाब से वाइफ को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेटर वो भी डिस्चार्ज हो गई, लेकिन इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस थी। पर एडवांस गेमिंग और उसके के बाद बांग्लादेश की गेमिंग कम्युनिटी में और सोशल मीडिया पर लोग उसकी जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, और वो ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका मानना ये था कि ये डेथ प्रिवेंटेबल थी। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट उनके चैनल से सारे वीडियोस को हटा दिया गया है और उनके चैनल पर सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट ही अवेलेबल है अभी के टाइम पर। लेकिन अभी के टाइम पर उनका चैनल बिल्कुल अबैंडन पड़ा हुआ है। लेकिन अगला चैनल और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजों की वजह से बंद पड़ा हुआ है, स्पाई किटन टीवी। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चैनल था जो कि 2015 में स्टार्ट हुआ था। इस चैनल को चलाने वाली एक लड़की थी जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी थी उसकी, जिसका नाम था डाशा। उसके वीडियोस के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे जैसे कि सीक्रेट सोसाइटीज, कल्ट, वर्ल्ड डोमिनेशन, इल्यूमिनाटी, सेलिब्रिटीज और म्यूजिक इंडस्ट्री में जो हिडन सिंबल्स होते हैं उसके बारे में। डाशा का उस चैनल पर मेन फोकस था इल्यूमिनाटी। उसके क्लेम्स ये थे कि जो इल्यूमिनाटी है वो वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, इसलिए वो सेलिब्रिटीज की म्यूजिक वीडियोस, फोटोज और परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करते थे और उनमें से वो हिडन सिंबल्स को फाइंड करते थे। और इसी वजह से उसके कुछ वीडियोस काफी वायरल भी हुए, जैसे द वीकेंड, टेलर स्विफ्ट, बियोंसे के ऊपर उसने इल्यूमिनाटी के रिलेटेड वीडियोस बनाए और इन वीडियोस की वजह से उसके चैनल पर पीक अराउंड 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए थे। लेकिन इसमें एक डिस्टर्बिंग पार्ट तब आया जब उसने जुलाई 2018 में डाशा ने एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था टेकाशी 69 वेलकम्ड इनटू द इल्यूमिनाटी। इस वीडियो में उसने 69 और निकी मिनाज के म्यूजिक वीडियो के सिंबल्स को इल्यूमिनाटी से कनेक्ट कर लिया। उस वीडियो ने 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लिए और लोगों का यही एक्सपेक्टेशन था कि उसकी अगली वीडियो भी कुछ तगड़ी आने वाली है। ना उसने कोई वीडियो डाला, ना उसने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे ये बताया कि मैंने वीडियो डालना क्यों बंद कर दिया, और ना ही अभी तक उसका कोई अपडेट है। वो बिल्कुल गायब हो गई, वो भी बिना कोई हिंट के। और इसी वजह से फैंस ने थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दी कि शायद उसे कुछ डेंजरस तरीके से एक्सपोज कर दिया था और उसको वहां पर साइलेंस करने की कोशिश की गई है। और इसीलिए आज 8 साल हो चुके और उसके चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। कोई चैनल डेड हो जाता है तो समझ आता है कि भाई क्यों वीडियोस नहीं आ रही है, लेकिन अगर कोई चैनल पर अच्छी खासी व्यूअरशिप आ रही है, वो चैनल पर इतनी सारी ऑडियंस है, तो भाई उस चैनल को छोड़ने का कोई रीजन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है मुझे तो। पर ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट एक और यूट्यूबर के साथ हुआ था जो कि और भी ज्यादा शॉकिंग है, स्नेक बिट मिकी। इसका एक चैनल था जिस पर ऑलमोस्ट 77K सब्सक्राइबर्स थे और इस चैनल के ओनर का नाम था कैनी वेच। ये एक एक्सपीरियंस हाइकर था जो कि नेवाडा और कैलिफोर्निया के डेजर्ट्स में हाइकिंग वीडियोस बनाता था। उसका चैनल नॉर्मल हाइकिंग चैनल जैसा लगता था, लेकिन रियलिटी में उसकी हाइक्स काफी ज्यादा डेंजरस होती थी क्योंकि वो हमेशा अकेला ही डेजर्ट में जाता था। उसके पास खाना पानी भी बहुत कम होता था और साथ में वो उसमें सांपों के साथ भी खेलता रहता था। लेकिन मेन मिस्ट्री तब शुरू हुई जब कैनी ने एक वीडियो के नीचे कमेंट किया और जो वीडियो था वो एरिया 51 से रिलेटेड था। उसने बताया कि उसके एक हाइक के दौरान उसे एक हिडन केव मिली थी जिसका एंट्रेंस एकदम परफेक्ट कैपिटल एम शेप में था, लेकिन जब वो केव के अंदर जाने लगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी वाइब्रेट होने लग गई थी। उस टाइम पर वो ऐसा बता रहा था कि वो जितना ज्यादा केव के पास जाता जा रहा था वो वाइब्रेशन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी और इसलिए वो वहां पर डर गया और वहां से भाग गया। उस कमेंट के बाद लोग चौंक गए कि भाई ये क्या बोल रहा है। उसके व्यूअर्स ने उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया कि वो वापस से जाए और वहां से प्रूफ रिकॉर्ड करके लाए। कैनी पहली बार केव ढूंढने गया लेकिन उसे वहां पर केव नहीं मिली। They're not the kind of cave I'm looking for. The kind of cave I'm looking for is deep and it's dark. उसके बाद उसको कमेंट में लोग क्रिटिसाइज करने लग गए कि वो भाई प्रूफ नहीं दे पा रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। अब उसे इतने सारे लोग बोल रहे थे तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो नवंबर 2014 में कैनी दोबारा से एम केव को ढूंढने गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी फैमिली को बोला था कि वो नेक्स्ट डे वापस से आ जाएगा, लेकिन वो वापस कभी आया ही नहीं। जब सर्च टीम उसके ढूंढने गई तब उसका फोन एक अबैंडन माइल शाफ्ट के पास मिला और उसकी कार फोन वाली लोकेशन से अराउंड 4 घंटे हाइक डिस्टेंस पर मिली, लेकिन वहां पर कैनी खुद कभी नहीं मिला। उसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और भी ज्यादा स्प्रेड होने लग गई। लोग इस बात को एरिया 51 वाली मिस्ट्री से कनेक्ट करने लग गए। कुछ लोगों का ये मानना था कि कैनी ने सच में कोई केव को फाइंड कर लिया था और गवर्नमेंट ने उसे चुप करवा दिया। यहाँ तक कि जो उसने ओरिजिनल कमेंट किया था जहां पर उसने एम केव के बारे में बात की थी वो भी एलिजिडली डिलीट हो गया और ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ये यूट्यूबर का इंसिडेंट भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है आज के टाइम पर जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि उसका चैनल अभी भी इनएक्टिव पड़ा हुआ है जिसके ऊपर अभी तक इतने सालों से वीडियो नहीं आई है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। मुझे पता है तुम्हें डेफिनेटली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए देन कमेंट कर दो, पार्ट 2 दे दो रिकोनिक भाई, एंड मैं इसके ऊपर डेफिनेटली पार्ट 2 बनाकर लाऊंगा एंड वो बहुत ज्यादा क्रेजी होगा इससे भी। एंड जाओ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लो क्योंकि वहां पर मैं बहुत ज्यादा क्रेजी स्टोरी टेलिंग कंटेंट बना रहा हूं, तो जाओ एंड फॉलो करो। वहां पर तुम्हें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियो दिख रहे होंगे, उन्हें भी जाकर तुम वॉच कर सकते हो। बहुत ज्यादा पसंद आएंगे तो जाओ जाकर देख लो एंड मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पीस एंड लव एंड बाय बाय।